मैं ये जानना चाहूँगी कि आईवीएफ एक्चुअली है क्या और ये वर्क कैसे करता है? आजकल देखा जाए तो इनफर्टिलिटी इज ऑन अ राइज, एपिडेमिक हो रखा है। बहुत सारे अभी कैंसर इश्यूज भी बहुत होने लगे, तो इज देयर एनी स्कोप फॉर दैट एज वेल? यस, दिस इज समथिंग जो हम अर्ली डिटेक्शन एंड अवेयरनेस से वी कैन catch it at a very early stage and it can become completely curable. Okay. If you think you are matured enough to be sexually active, then you should be matured enough to know what is contraception also. If you don't know anything about contraception, आइए हम gynecologist हैं, बहुत gynecologist हैं इस पूरे इंडिया में. Come, talk to them, understand. Google है, understand. हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर पॉडकास्ट चैनल। आज हमारे साथ है डॉक्टर मुनमुन अग्रवाल। तो मुन्ना भाई के लैंग्वेज में बोले तो आज अपने साथ एक डॉक्टर है रे बाबू। आज सुनते हैं उनकी कहानी, उनकी जुबानी। हेलो मैम। Hi Prakhar, how are you? आई एम रियल गुड। आप कैसे हैं? All good. तो मैम, मैं लोगों को ना बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे मिथ्स होते हैं, तो मैं जानना चाहूंगा कि बीइंग अ गायनेक, यू आर अ गायनेकोलॉजिस्ट, Yeah. वन ऑफ द फेमस गायनेकोलॉजिस्ट इन रायपुर। सो कैसा, मतलब व्हाट इज द एक्सपीरियंस अबाउट इट? So, frankly speaking, I'm loving my job. Being a gynecologist, मुझे तो ऐसा लगता है इट्स वन ऑफ द मोस्ट ग्रेटफुल जॉब्स ऑन दिस अर्थ. ओके। ओके, मतलब एवरी डे हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है टू ब्रिंग न्यू लाइफ्स इनटू दिस वर्ल्ड, एंड द फैमिली, द कपल, दे आर सो ग्रेटफुल. मतलब दिस इज द मोस्ट ग्रेटफुल जॉब एवर क्रिएटेड, आई कैन जस्ट टेल यू. सो आई एम लिविंग माई ड्रीम जॉब. So like ये बचपन से ड्रीम था कि आपको अपना एक like you have to be a doctor, you have to be into gynec, or it's with the flow? सो फ्रैंकली स्पीकिंग, बचपन से ये तो क्लियर था कि डॉक्टर बनना है. हाँ, बिकॉज आई हैव सीन माई डैड इज अ डॉक्टर, Okay. so I have seen how disciplined life he lives, and so I really appreciate, and I feel at the end of the day he was very satisfied कि उनको घर आके बड़ी खुशी मिलती थी कि आज दिन भर बहुत अच्छा काम किया. So that inspired me to become a doctor. एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, जब मैं अपनी इंटर्नशिप कर रही थी और जब मुझे गायनेक में पोस्टिंग मिली थी, आई हेटेड दिस जॉब. Okay. Okay. आई लिटरली हेटेड गायनेक. ऐसा मैंने क्यों? कहा था मैं कुछ भी बन जाऊंगी, बट मैं कभी गायनेकोलॉजिस्ट नहीं बनूंगी. क्या बात कर रहे हैं? मतलब Seriously. ये सफर चालू क्यों हुआ और कैसे ऐसा फील हुआ कि like you don't have to be a gynec? फ्रैंकली स्पीकिंग, जब हम इंटर्नशिप कर रहे थे तब हमें 48 आवर्स 72 आवर्स एट अ स्ट्रेच ड्यूटी कराई जाती थी. ना खाने का टाइम, ना सोने का टाइम, एंड इट्स लाइक बस हम इधर से उधर भाग रहे हैं. कभी कुछ पेशेंट इज गोइंग टू डाई, ब्लड लेकर आओ, पेशेंट के लिए हम ब्लड अरेंज कर रहे हैं. सो इट वॉज अ रियली स्कैरी सिचुएशन इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वेयर आई वॉज वर्किंग एज एन इंटर्न. बट देन जब मेरा पीजी क्लियर हुआ, मेरे जब रैंक्स आए, सो मुझे अच्छे कॉलेजेस में गायनेक मिल रहा था. सो वन ऑफ माई सीनियर्स टोल्ड मी, सी दिस इज वन ब्रांच, इसमें ऐसा है कि तुम कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, अपना बस टेबल चेयर डालो, यू विल नेवर बी हंग्री. Okay. ठीक है ना? Right. Right. At the end it's all about bread and butter. Right. Yes. At the end, it's all about bread and butter. Yes. So this is one branch which will work anywhere and everywhere in this world. ठीक है. And so this is how I started my journey. Okay. And your जब family was okay with it? yeah, my dad was very happy with it. Okay. He was like कि हाँ नहीं, go ahead, it's a great branch. So ये gynec की जर्नी like post graduation से पहले या बाद में? So what we do, I have done my MBBS, फिर हमने internship की, ठीक है. and this I did in GMC नागपुर, ठीक है. and फिर मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन इन ऑब्स एंड गायनी ठीक है. किया फ्रॉम SCB मेडिकल कॉलेज कटक. Wow. Wow. Yeah. तो इसलिए उसके बाद आपका एक्सपीरियंस कैसा है? मतलब अगर हमने जब चालू करते हैं, जनरली क्या होता है कि पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद देयर आर लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस दैट यू गो थ्रू. सो हाउ वाज योर इनिशियल एक्सपीरियंसेस इन टर्म्स ऑफ गायनेक? So yes, now when I joined SCB मेडिकल कॉलेज कटक, तो यहाँ सिनेरियो काफ़ी डिफरेंट था दैन फ्रॉम GMC नागपुर. फ्रैंकली स्पीकिंग, यहाँ पे हम पोस्ट ग्रेजुएट थे, एंड नो डाउट वी हैड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पेशेंट्स. बहुत वर्कलोड था, बहुत सीखने मिला. माई प्रोफेसर्स वर लाइक एक्सीलेंट, वर्ल्ड क्लास प्रोफेसर्स हैं हमारे वहाँ पे. मेरा नाम ऐसे क्यूरियोसिटी था, डॉक्टर से पूछना था, आज तक पूछ नहीं पाया. मैं आज आपसे पूछना चाहूँगा, मुन्ना भाई में जैसे वो बंदा जैसे एक बॉडी को देखता है एंड यू जस्ट हैव टू गो थ्रू अ सर्जरी एंड मेडिकल थिंग्स, तो क्या एक्चुअल में वैसा सिनेरियो होता है? होता है. क्या आप आई बेहोश हुए उसमें? मैं खुद हुई हूँ. अच्छा. आई हैव. सबसे फर्स्ट ईयर में जब आप वो डिसेक्शन हॉल में जाते हो, एनाटॉमी वाले, वो फॉर्मेलिन का स्मेल हाँ. है ना, डेड बॉडी आपके सामने रखी है, आपको उसको कट करना है. हाँ. ठीक है. ठीक है. सो देन सेकेंड ईयर में आप फर्स्ट टाइम जब हॉस्पिटल, एक्चुअल हॉस्पिटल जाते हो, ठीक है.
ठीक है, आई एम शेयरिंग माई एक्सपीरियंस। मेरा फर्स्ट डे था एक्चुअल GMC का हॉस्पिटल, इट्स लाइक अ ह्यूज हॉस्पिटल, इट्स लार्जेस्ट कैंपस है एशिया का। सो हमारी सर्जरी में पोस्टिंग थी, मैंने गए। सो एक ओल्ड से अंकल थे 60+, उनको यहाँ पे एक एक्सेस हो गया था स्कैल्प में। सो वहाँ माइनर OT में जो जूनियर सर्जन है उन्हें बिना एनेस्थीसिया दिए, है ना, कोई एनेस्थीसिया नहीं, ही वॉज जस्ट कटिंग दिस एंड दैट अंकल वॉज शाउटिंग लाइक एनीथिंग। मैं उनकी आवाज़ सुनकर फेंट हो गई थी। Oh my God, मैं आपकी आवाज़ सुन के मेरे को फेंट होने वाली फीलिंग आ रही है। Oh my God. So that was my first day in the hospital. But it's like this is so challenging for a doctor to go through so much of procedure and then also they actually serve so many people. So they करते कैसे हम लोग? So it's years and years of practice and hard work and resilience and persistence. So see, अभी भी अगर आप कोई भी ग्रेट सर्जन से बात करेंगे ना, सो इवन टुडे, मतलब भले ही उन्होंने वो सर्जरीज 1000 बार कर चुकी हो, बट आज भी जब वो OT में जाते हैं, ही ऑलवेज सेज अ प्रेयर एंड देन दे एंटर द OT. Before starting a surgery, मतलब as far as I know, I guess 80-90% surgeons before starting a surgery they say a small prayer and then they go ahead. Okay. They just have the faith in themselves and the surrounding. And the ऐसा because there is a power. See, we as doctors, as surgeons, ठीक है, हम कर रहे हैं, but there is a bigger power which is controlling the entire universe, right? And we all do believe in that power. Very nice, very nice. Okay. So what was like the most difficult moment of your life during your graduation, post graduation year, जो आपके लिए बहुत ही tough था? So वैसे तो graduation, frankly speaking, graduation जब मैं GMC नागपुर गई, वो the first day was the toughest in the sense कि this was the first time मैं अपने घर से बाहर जा रही हूँ. Okay, you have never been out. I have never been outside my home. I was a pampered child at home. Okay, घर का बिगड़ा हुआ बच्चा पहली बार घर से मम्मी पापा से दूर जा रहा है. So हाँ, so GMC का फर्स्ट ईयर वॉज वेरी डिफ़िकल्ट, लेकिन हाँ सेकेंड ईयर से फिर आपके इतने अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं एंड यू स्टार्ट एन्जॉइंग सो मच कि उसके बाद द ग्रेजुएशन डेज आर द मोस्ट मेमोरेबल डेज ऑफ माई लाइफ. And what is your toughest part in terms of being a doctor, like with a patient? कौन सा ऐसा critical patient रहा है जिसके लिए आपने बहुत मुश्किल की है? Coming to think of it, एक पेशेंट थी हमारी, है ना, अगेन वही कई बार IVF फेलियर्स के साथ हुआ, फिर एक बार उनकी प्रेगनेंसी रुकी, बट अगेन बेबी एनॉर्मलस निकल गया. देन द थर्ड टाइम फिर हमने उसके लिए फिर IVF, थर्ड या फोर्थ टाइम इन IVF किया. नाउ फाइनली शी इज हैविंग ट्विंस. वाओ, वेरी नाइस, वेरी नाइस. कांग्रेट्स. मैं ये जानना चाहूंगी कि IVF एक्चुअली है क्या और ये वर्क कैसे करता है? ओके, सो IVF स्टैंड्स फॉर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. ओके, इन विट्रो मतलब बॉडी के बाहर. सो इसमें हम क्या करते हैं, एग्स एंड स्पर्म्स को लैब में फर्टिलाइज करते हैं, एम्ब्रियोज बनाते हैं, और वो एम्ब्रियोज को हम वाइफ या मदर के वूम यानी यूट्रस के अंदर ट्रांसफर करते हैं. नाउ द बेबी ग्रोज इनसाइड द मदर. ओके, सो ये शॉर्ट में IVF है. एंड देन देयर आर टाइप्स ऑफ IVF. सो इट्स लाइक अ सेल्फ IVF जहाँ हस्बैंड का ही स्पर्म यूज़ होता है एंड वाइफ का एग्स यूज़ होता है. देन देयर इज़ अ डोनर एग IVF, जैसे फीमेल्स की एज बहुत ज़्यादा हो गई है तो उनमें एग्स बनने की कैपेसिटी कम हो जाती है, या कई यंगस्टर्स में आजकल देखा गया है कि यंग फीमेल्स में भी उनमें ओवेरियन रिजर्व बहुत कम है, एग्स बनने की कैपेसिटी काफ़ी कम है. सो उन पेशेंट्स में भी हमें फिर डोनर एग में जाना पड़ता है. मतलब हम एग किसी और लेडी का लेते हैं, स्पर्म हस्बैंड का लेते हैं, लैब में उन्हें फर्टिलाइज करके जो एम्ब्रियो बनता है वो वाइफ के अंदर ही ट्रांसफर होता है. ठीक है. ओके, सो बच्चे को जन्म वाइफ ही देती है. इट्स जस्ट दैट 50% जेनेटिकली बेबी वाइफ को रिजेंबल नहीं करता. ओके, है ना. एंड देन द थर्ड इज अ डोनर स्पर्म IVF, जिसमें अगर हस्बैंड में प्रॉब्लम है तो फिर हम डोनर स्पर्म लेते हैं. ठीक है. एंड देन देर इज अनदर थिंग विच इज कॉल्ड ED, दैट्स एम्ब्रियो डोनेशन. इसमें क्या रहता है कि एग भी किसी और का रहता है, स्पर्म भी किसी और का रहता है. वी मेक एम्ब्रियोज एंड देन वी ट्रांसफर द एम्ब्रियोज इन द वाइफ. सो वो एक फीलिंग होती है कि हम, मेरा बच्चा मेरे अंदर से आया है. बट क्योंकि सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि unless and until it's your sperm and your egg, तब तक तो it's fine, but when it's someone else, तो instead of that तो वो जेनेटिकली
भले ही आपसे नहीं मिले, बट वो जो फीलिंग होती है ना, द 9 months बेबी आप ही के अंदर था, हाँ जी, हाँ जी। सो वो अपने आप उनको मदर्स को अटैचमेंट आ जाता है। ओके, तो बेसिकली वो कंसेप्ट हिल जाता है कि ये है जेनेटिक, हमारा, हाँ है इट्स नहीं, लाइक जेनेटिक नहीं है, बट हाँ, एक्चुअल में ये हमारा हमारा ही है। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, ठीक है, बैक इट वाज इजियर अडॉप्शन, अभी इंडिया में अडॉप्शन इज नॉट इजी एट ऑल। अच्छा, इसका कारण? इसका वही जो लोग मिसयूज करने लग गए थे अडॉप्शंस को, है ना। सो अभी देयर इज, आई थिंक देयर इज कारा करके एक वेबसाइट है, ओनली थ्रू विच कपल्स कैन अडॉप्ट, एंड उसमें भी देयर आर लाइक इयर्स ऑफ वेटिंग, एंड इट्स नॉट श्योर कि आपको न्यूबॉर्न बेबी ही मिलेगा। ओके, यू मे गेट अ 5-year-old, 6-year-old, सो ये सबके लिए एक्सेप्टेबल नहीं होता था। हाँ, तो अलग-अलग सो इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो व्हाट आर द रीजंस जिसके कारण इट्स लाइक इस टाइप की सिचुएशन में कोई अराइज होता है? इनफर्टिलिटी Yes. के कॉजेज, आजकल देखा जाए तो इनफर्टिलिटी इज ऑन अ राइज, ठीक है, एपिडेमिक हो रखा ठीक है। है ना। अगर हम मेल और फीमेल दोनों की अलग अलग बात करें, तो फीमेल्स में अगर मैं बोलने जाऊँ आप, सो लेट मैरिजेस लेट मैरिजेस मतलब जैसे फीमेल्स पहले शादियां 20, 21, 22 साल में हो जाती थी लड़कियों की, आजकल इट्स लाइक 28, 29, 30 इज Correct. 30s मिनिमम, करेक्ट, कॉमन हो गया। कॉमन हो गया। ठीक है, सो दैट लीड्स टू इनफर्टिलिटी, राइट। ओके। सो लेट मैरिजेस की वजह से आपकी मतलब एज इज अ गुड फैक्टर एज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। ठीक है, मतलब हम फीमेल्स जितनी भी मॉडर्न हो जाएं, बट गर्ल्स आउट देयर, आई वांट टू टेल यू, वी ऑल हैव अ बायोलॉजिकल क्लॉक। आप जितना भी एडवांस हो जाओ, बट हमारे शरीर में बायोलॉजिकल क्लॉक है, करेक्ट, करेक्ट। है ना। और हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक और हमारा करियर क्लॉक, दे आर नॉट मैचिंग, राइट। वही टाइम है करियर बनाने का, 25-30, बट दैट इज व्हेन योर बायोलॉजिकल, योर फर्टिलिटी लेवल्स आर हाईएस्ट। So one is the age factor. एज फैक्टर। अनदर फीमेल्स में भी अगेन आप ये देखेंगे न्यूट्रिशन, जो आजकल इतना जीरो फिगर और डाइटिंग का कॉन्सेप्ट है। Correct. आई हैव सीन मैनी फीमेल्स जिन्होंने अपने टीनेज ईयर्स में बहुत डाइटिंग की, दे डिडंट ईट वेल, सो उनमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की वजह से व्हेन दे आर 25-26 उनमें बहुत ओवेरियन रिजर्व कम हो जाता है। ठीक है, मतलब दे आर 25-26 बट उनकी ओवरीज की एज इज लाइक 35, अच्छा, so Okay. again chances of pregnancy decreases, ठीक है, and then again increased consumption of alcohol, smoking as seen in females, the IT culture, the job ka stress. Okay. Stress is also a part of it. Stress is a very big part of it, Okay. let me tell you, stress is a very very big part of it. Okay. And how about the male Males. infertility में क्या issue है? कैसे Again. होता है? Males में भी first most common like smoking and alcohol, ठीक है, it is destroying the sperms like anything. मेल्स को समझना पड़ेगा कि स्मोकिंग एंड अल्कोहल की वजह से क्या हो रहा है, हमारा फ्यूचर जनरेशन खराब हो रहा है। व्हाई? बिकॉज इट डैमेजेस द डीएनए, आपके जो स्पर्म में जो डीएनए है ठीक है, उसको डैमेज कर रहा है। एज अ रिजल्ट आपका जो बेबी पैदा हो रहा है ना, ही इज बीइंग born with a damaged DNA, okay, so there is some so the abnormality offspring in is it. not very healthy. Okay, तो द ऑफस्प्रिंग में फ्यूचर में अगेन डायबिटीज, हाइपरटेंशन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, समझ गया, है ना। सो किसी किसी का तो डीएनए इतना डैमेज हो जाता है कि प्रेगनेंसी नहीं रुकती है, प्रेगनेंसी रुकती है तो अबॉर्शन के चांसेस भी हो जाते हैं, okay, और अबॉर्शन नहीं हुआ, बच्चा पैदा हो गया तो बच्चे में एबनॉर्मलिटीज़ के चांसेस रहते हैं, okay. एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द फादर्स स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग। मतलब Right. आज के डेट में बहुत बड़ा इशू ये भी है। हाँ, बहुत Okay. बड़ा। एंड सेकेंडली नो डाउट स्ट्रेस, मेल्स में जिस Males में भी लेवल stress applicable होता है। स्ट्रेस इज वेरी एप्लीकेबल, जिस लेवल का स्ट्रेस आजकल हो गया है ना। मतलब आईटी कंपनीज, मतलब आईटी कपल्स तो आई टेल यू ना, इतने आते हैं कि दे डोंट हैव टाइम। Correct. आईटी कपल्स के पास टाइम ही So, नहीं इन है। लोगों के लिए क्या लाइक मेजर्स जो ले सकते हैं आज के डेट में, ताकि उनका मेक श्योर करें कि व्हेन इट कम्स टू प्रेगनेंसी दे कैन एक्चुअली फुलफिल द रिक्वायरमेंट व्हिच इज नीडेड। सो क्या मेजर्स लेने चाहिए उन्हें आज के डेट पे? See, बिकॉज़ the जॉब measures- और बिजनेस इज इंपॉर्टेंट अपनी जगह। It is important, तो उसको लेते but हुए so कैसे? wait, again healthy lifestyle, everybody is talking about it nowadays, ठीक है ना, and it is a good, India is going through a very good transition period, people are becoming more healthier, they want to become more healthy, करेक्ट, है ना, they want to become healthy, आफ्टर कोविड मेरे ख्याल से इसका चलन ज्यादा बढ़ चलन गया आ गया है, लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी बहुत जा रहे हैं, करेक्ट, है ना। सो इन अ वे लाइक स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, योगा,
दैट ऑल्सो हेल्प्स टू डिक्रीज योर स्ट्रेस, है ना. सो दैट ऑल्सो रिलीजेस गुड एंडोर्फिन्स, जिससे आपके स्ट्रेस लेवल्स कम होते हैं एंड इट इंक्रीजेस योर फर्टिलिटी. सो लाइक आई ऑलवेज सजेस्ट माई कपल्स कि जो भी प्लान कर रहे हैं प्रेगनेंसी, प्लीज डू योगा, प्लीज डू मेडिटेशन. आप अपना स्ट्रेस लेवल कम करिए, डेफिनेटली देखिएगा. कई लोग तो स्पॉन्टेनियसली कंसीव कर जाते हैं या कई लोग सिंपल ट्रीटमेंट से भी कंसीव कर जाते हैं. ओके. एंड मैम व्हाट आर द जनरल बेसिक डिजीजेस जो जनरली और फीमेल्स में पाई जाती है आज की डेट पे? सो अगर हम बात करें, अगेन अनदर एपिडेमिक व्हिच इज लाइक PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम. पहले तो हम देखते थे कि लाइक 10-20 years बैक जब हम टेक्स्ट बुक पढ़ते थे, उसमें ऐसा लिखा रहता था 1 out of every 5 girls is suffering from this. But in general practice when you see, every second या third girl is suffering from this. So मतलब मैं ये कह सकती हूँ हर 5 लड़कियों में हर दूसरे या तीसरी लड़की को मतलब रेशियो बदल चुका है, बहुत बदल चुका है. एंड इसका कारण क्या है? अगेन लाइफस्टाइल, सारा खेल लाइफस्टाइल का. लाइफस्टाइल की वजह से मतलब ना, सी जो यंगस्टर्स में भी आजकल एक तो जंक फूड का एक्सपोजर बहुत है, राइट. जंक फूड हम जब छोटे थे हम भी जंक खाते थे, लेकिन आज का जंक फूड और है. आज का जंक फूड इज पिज्जा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज. हमारा जंक फूड क्या होता था? डोसा, इडली, राइट. हमारे टाइम पे ये रहता था. सो अभी फॉर देम इट इज पिज्जा हफ्ते में 2 बार खाना है, बर्गर खाना ही है ना. लेट नाइट स्क्रोलिंग चलती है, तो ना टाइम से सोते हैं ना टाइम से उठते हैं. वर्कआउट्स अवेयरनेस है, बट वर्कआउट्स के लिए बहुत मोटिवेशन चाहिए जो नहीं कर पाते हैं. मैं उनमें से एक हूं. So you need a lot of motivation. Definitely. So ma'am, generally PCOS like होता क्या है? Like how does a girl or woman get to know कि she is suffering from it? So PCOS के देखिए मेन सिम्टम्स ये होते हैं कि आपके पीरियड्स बहुत इरेगुलर होते हैं, डिलेड आते हैं, है ना. 1 month, 2 months, 3 months तक भी डिले हो जाते हैं. आपके चेहरे पे पिंपल्स होने लगते हैं, एक्ने. देन देयर इज समथिंग कॉल्ड हिर्सुटिज्म, यानी मेल पैटर्न हेयर ग्रोथ, यानी मुस्टैच, बियर्ड. ओके, ऐसा फीमेल्स में होने लगता है. थिक आईब्रोज, ब्लैकनिंग, नेक फोल्ड्स होते हैं ना, वहाँ ब्लैकनिंग होती है, जिसको हम कहते हैं एक्यांथोसिस नाइग्रिकेंस. सो दीज आर ऑल द सिम्टम्स ऑफ PCOS, है ना. सो इफ एनी गर्ल्स इज सफरिंग फ्रॉम दिस, आजकल वो लोग खुद ही डायग्नोज करके आ जाते हैं हमारे पास. मेरे को तो PCOS है, अब क्या करना है बताओ, है ना. गूगल ने सबको सेल्फ डायग्नोसिस सिखा दिया है. एनीवे, सो या सो दीज आर मोस्टली द सिम्टम्स. देखिए अब ना 2 प्रकार के PCOS होते हैं. देयर इज लाइक ओबीस PCOS एंड अ लीन PCOS. ओबीस PCOS तो क्या होता है, लाइक द गर्ल इज हेल्दी, उन्हें हम कहते हैं कि प्लीज लूज वेट. अब जैसे वेट लूज करोगे, अब 10% अपना वेट लूज करोगे, देखना आपके सारे सिम्टम्स ठीक होने लगेंगे, है ना. सो इट इज इजियर टू ट्रीट जस्ट बिकॉज़ ऑफ वेट. उनका कारण उनको ये प्रॉब्लम हो रही है. हाँ, देखो जैसे पहले अंडा आया या पहले मुर्गी आई, हमें नहीं पता, राइट. तो उसी तरह हमें ये नहीं पता कि मोटापे की वजह से PCOS है कि PCOS की वजह से मोटापा है ना. लेकिन एक चीज जो हमें पता है वो ये है कि आप मोटापा कम करोगे तो आपके PCOS की सिम्टम्स कम हो जाएंगे, है ना. नाउ कम्स द लीन PCOS. इनको ट्रीट करना बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि ये बहुत दुबली पतली होती है. इनको आप क्या बोलो, हाँ, राइट. सो इनमें क्या होता है ना, भले ही ये बहुत दुबले पतले बट इनका मसल मास बहुत कम होता है. सो अ हाई प्रोटीन डाइट एंड अ गुड एक्सरसाइज, ठीक है. सो दैट लीड्स देम कि उनके मसल मास बढ़ेगा, फैट कमेगा एंड देन सिम्टम्स विल रिड्यूस. And how about like generally जो जितनी भी ladies होती है after 50, after 60 they have started problem with menopausal ability. Yes. So like how does that thing work? Even that is a very big issues nowadays. So basically 50-60 तो आप बहुत लेट बोल रहे हो. आजकल from the early 40s. Okay. Early 40s में perimenopausal group start हो जाता है, symptoms start हो जाते हैं and it goes to 55-60 तक. So इनमें again abnormal bleedings के बहुत रहते हैं. एक होता है hot flushes, मतलब बैठे बैठे पसीना आ जाना, एंजाइटी, चिड़चिड़ापन, कुछ काम करने की इच्छा ना होना. सो मेरे पास लिटरली आई एम टेलिंग यू, मतलब पेशेंट आते हैं एंड दे आर क्राइंग कि यार मुझे क्या बीमारी हो गई है, मुझे कोई हार्ट की डिजीज़ हो गई, आप कोई कार्डियोलॉजिस्ट सजेस्ट कर दो, मैं क्यों ऐसी हो गई हूँ, मैं पहले इतना काम करती थी घर का, मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ. लिटरली दे आर क्राइंग एंड दे आर गोइंग इनटू डिप्रेशन थिंकिंग कि उनको कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई है. So I want to tell all the females out there
फ्रॉम द एज ग्रुप ऑफ 40 to 55 आपको कोई बीमारी नहीं हुई है. इट इज़ अ नॉर्मल एजिंग प्रोसेस. जैसे अपने बाल सफ़ेद होते हैं, आप उसको रोक सकते हो क्या? नहीं, आप उस पर डाई लगा लोगे, राइट? सो सिमिलरली ये जो सिम्टम्स आप फील कर रहे हो ना, ये हॉट फ्लैशेस, एंग्जाइटी, दिस इज जस्ट पार्ट ऑफ द एजिंग प्रोसेस. ऑल वी नीड टू डू इज एक्सेप्ट इट. हमें एक्सेप्टेंस चाहिए कि ये हमारा पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर एजिंग प्रोसेस है. इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता. सी ट्रीटमेंट है. फर्स्ट अगेन लाइफस्टाइल. अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, अच्छा, जैसे आज कहते हैं कि वेट ट्रेनिंग करना चाहिए फीमेल्स को. फ्रॉम 30s इफ यू आर नॉट इनटू वेट ट्रेनिंग, यू शुड डू वेट ट्रेनिंग. योगा, मतलब आपको अपने लाइफ में पूरे टाइम एक्सरसाइज करते रहना चाहिए. सो आपका जो मेनोपॉज का सिम्टम्स है वो फिर कम हो जाएगा, बिकॉज आपकी मसल्स स्ट्रॉन्ग रहेंगे, आपके बोन्स स्ट्रॉन्ग रहेंगे इफ़ यू आर एक्सरसाइजिंग. सिमिलरली अ गुड डाइट, कैल्शियम सप्लीमेंट्स. इसमें ना हम लोग फिर थोड़ा सोयाबीन ये सब ज़्यादा लेने बोलते हैं. एंड देर आर हार्मोन सप्लीमेंट्स, बट हार्मोन सप्लीमेंट्स देने के पहले हम पेशेंट्स का पूरा चेकअप करना रहता है कि उस हार्मोन्स उन्हें कोई साइड इफेक्ट तो नहीं करेगा. देर आर मेडिसिन्स हैं, बट उसका पहले चेकअप होना जरूरी है. हाँ, चेकअप होना जरूरी है. सो अगर सपोज कोई ऑलरेडी मेनोपॉज से गो थ्रू कर रहा है, इफ सपोज दे आर 45 50 एंड दे आर गोइंग थ्रू इट, उस केस पे उन्हें क्या सजेस्ट करना चाहिए? उस केस में उनके साथ साथ मैं उनके पार्टनर को सबसे पहले तो ये सजेस्ट करूँगी, जस्ट बी सपोर्टिव. राइट? जस्ट डोंट टेल देम कि तुमको क्या हो गया है, व्हाई आर यू बिहेविंग लाइक दिस, है ना? दे आर गोइंग थ्रू हार्मोनल चेंजेस, उनके शरीर में हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं. दैट लीड्स टू द एंटायर चेंजेस इन द एंटायर बॉडी. सो जस्ट बी सपोर्टिव. इट्स ओके, आज एक दिन खाना नहीं बना, कोई बात नहीं. आज एक दिन घर गंदा है, कोई बात नहीं. रिलैक्स, यू नॉट फीलिंग इट, ओके, इट्स फाइन, है ना? सो द फैमिली हैज़ टू बी वेरी सपोर्टिव. सेकेंडली, पेशेंट में वो एक्सेप्टेंस आना चाहिए कि आई एम गोइंग थ्रू दिस फेज, इट इज अ फेज, इट्स ओके, निकल जाएगा, दिस शैल पास थ्रू. कितना टाइम अप्रोक्सीमेटली ये रहता है? इट्स लाइक किसी को 1 year, किसी को 2 years, बट इट्स नॉट दैट ऑल डेज आर बैड. There are some days which are bad. Some days which are bad, but if you keep doing a good regular exercise, follow a healthy diet, आप अपने आप को बिजी रख रहे हो, you're not thinking about it, निकल जाता है फेस. Yes. So it's just a normal general process. वो होगा. You can't run from it. You cannot run. Accept it. Yes. Everybody will go through it. किसी को आज होगा, किसी को बाद में होगा, but everybody has to go through it. Okay. How about बहुत सारे अभी कैंसर इश्यूज भी बहुत होने लगे, तो is there any scope for that as well? Yes. So again a very good topic. Cancers आजकल फीमेल्स में बढ़ रहा है. Firstly, the breast cancers are on a rise. ठीक है. But this is something जो हम early detection and awareness से we can catch it at a very early stage and it can become completely curable. Okay. It is just again about awareness. ठीक है. So any female after the age of 40, उन्हें मैमोग्राफी यानी ब्रेस्ट का या तो एक्सरे या फिर अल्ट्रासाउंड, दोनों में से कुछ भी एक आफ्टर द एज ऑफ 40 वंस इन अ ईयर या वंस इन 2 years कराते रहना चाहिए. ठीक है ना? टिल द एज ऑफ 55-60, बिकॉज दीज आर समथिंग इट कैन बी डिटेक्टेड वेरी अर्ली. सेकेंडली, सेल्फ एग्जामिनेशन. फीमेल्स कैन डू सेल्फ एग्जामिनेशन एंड उनको पता चल जाएगा जब वो अपने ब्रेस्ट को एग्जामिन करेंगे, दे कैन आइडेंटिफाई कि अगर कहीं छोटा सा लम्प दिख रहा है क्या. इट इज जस्ट टू बी अवेयर कि हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस हुए हैं क्या. है ना? सो इन दिस वे ब्रेस्ट कैंसर कैन बी डिटेक्टेड वेरी अर्ली एंड कैन बी कंप्लीटली क्योर्ड. मतलब इसका क्योर अभी पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है. नेक्स्ट इज सर्वाइकल कैंसर. अगेन सर्वाइकल कैंसर कैन बी डिटेक्टेड, ये भी अर्ली स्क्रीनिंग से डिटेक्ट कर सकते हैं. जैसे अगेन आफ्टर द एज ऑफ 30-35 पैप स्मीयर करके एक टेस्ट होता है विच फीमेल्स शुड अंडरगो. अगेन एवरी 2 years पैप स्मीयर का आप टेस्ट कराओ टिल द एज ऑफ 55-60. वो करवाते रहना चाहिए. करवाते रहना. हाँ. एंड देयर इज अनदर एडवांटेज कि सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन भी आ गया है. ओके, सो इट्स प्योरली क्योरेबल. आई विल नॉट से इट्स प्योरली क्योरेबल. सी, सर्वाइकल कैंसर होता कैसे है? इट इज थ्रू अ ह्यूमन पैपिलोमा वायरस. ओके, ये वायरस के बहुत सारे स्ट्रेन्स होते हैं, है ना? सो जो वैक्सीन है वो पर्टिकुलर कुछ स्ट्रेन से आपको प्रोटेक्शन देगी, बट इट इज नॉट गिविंग यू प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑल द स्ट्रेन्स. यस, सो वैक्सीन्स लेने से आपके चांसेस ऑफ कैंसर डिक्रीज हो जाते हैं, बट आई विल नॉट से दैट
कंप्लीटली 100% 100% नहीं होता कि यू शुड नॉट गो फॉर स्क्रीनिंग, यू शुड गो फॉर स्क्रीनिंग, लेकिन येस आपके कैंसर्स होने के आपको चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे, ओके ओके है ना. सो द एज ग्रुप फॉर द सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन इज आइडली फ्रॉम 9 to 25. ओके सो इफ़ यू आर बिटवीन 9 to 15 आपको 2 डोज लगता है, 0 and 6, एंड अगर आप अबव 15 है देन 3 डोज. सो मैम पेशेंट एक्सपीरियंस वगैरह कैसा रहा है? मतलब जनरली क्या होता है बीइंग हैविंग अ किड जिनको बहुत टाइम से नहीं होता है, सो इट्स लाइक बहुत ब्लेसिंग होता है. तो ऐसे सिचुएशन में देयर हैव बीन सम एग्जांपल्स फॉर यू जिनके लिए बहुत अच्छा रहा है. many प्रखर, आई टेल यू मेनी एग्जांपल्स. मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि मेरा जॉब इतना ग्रेटफुल है ना, एंड द कपल्स आर रियली ग्रेटफुल एंड दे ब्लेस यू फ्रॉम देयर हार्ट, करेक्ट करेक्ट है ना. उनकी ब्लेसिंग्स दिल से आती है. आज की बात बता रही हूँ, हमने लास्ट ईयर आज के दिन ही एक बेबी बॉय डिलीवर किया था वाओ टू अ कपल आफ्टर 14 years of marriage. 14 years Yes, 14 years, yes. After 14 years of marriage. And last year, आज ही के दिन अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुई थी. ओके करेक्ट So, करेक्ट उन्होंने उसका नाम राघव रखा था. ओके आज राघव का फर्स्ट बर्थडे था. So he came to celebrate with me his first birthday. सो स्वीट. So the couple उन्होंने राघव को लेकर आए and we cut his हमने उसका फर्स्ट बर्थडे केक हमारे हॉस्पिटल में आज काटा. So it was a lovely experience. ओके और ऐसे बहुत सारे experiences हैं. ओके सो मैम लाइक इस टाइप की चीजें तो कंटीन्यूअसली आपके अराउंड रिवॉल्व होती रहती होगी. Yes. सो लाइक व्हाट इज योर फ्यूचर प्लान? वेयर डू यू वांट टू गो? सो सी मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी नीयत से काम कर रहे हैं. सो गॉड विल हेल्प अस, ही इज गाइडिंग अस. सो येस वी आर कमिंग अप विद अ न्यू सेटअप. ओके वाओ हाँ. वाओ वी आर प्लानिंग 100-bedded hospital. वाओ दैट्स बिग. It will mostly be a mother-child hospital with a complete care for a mother as well as for the baby. तो ये इसी जॉनर का रहेगा, मतलब इसमें will be full of gynecologist factor. Gynecologist, pediatrician, but along with that, see, we'll have ICU, we'll have other specialities Okay, also. okay. It will be multi-special. Multi-speciality. Okay. तो ये कहाँ आ रहा है? कमल विहार में. कमल विहार में आ रहा है. Very nice, very Yeah, nice. right. मैम it's like मेरे को बीच में पता चला था कि आप थोड़ा सोशल वर्क में भी इन्वॉल्व रहते हैं. Yes. What is that about? So social work, एक तो मुझे ये अवेयरनेस प्रोग्राम्स करना बहुत पसंद है. Okay. So and we have not discussed regarding this topic. I'm not very sure podcast सही माध्यम है कि नहीं. Okay. बट इसके थ्रू मैं एक अवेयरनेस मैसेज देना चाहूँगी टू ऑल द यंग गर्ल्स आउट देयर. सी आजकल सबको अवेयरनेस है ना. ऑल द यंग गर्ल्स आर सेक्सुअली एक्टिव, है ना. आई एम गोइंग अ लिटिल आउट ऑफ द टॉपिक, बट दिस इज समथिंग आई सी मैनी अनमैरिड यंग गर्ल्स Definitely. Coming Yes, for- yes, yes. coming with pregnancy, and it really saddens me. They come to me for abortions. मुझे बहुत दुख लगता है. सो मैं हर उस यंग गर्ल को कहना चाहूँगी कि फाइन यार, इट्स योर बॉडी. आप सेक्सुअली एक्टिव होना चाहते हो, प्लीज गो हेड. ओके, इट इज़ योर चॉइस. आई एम नॉट हियर टू जज यू और एनीथिंग. बट अगर आप, इफ यू थिंक यू आर मच्योर्ड इनफ टू बी सेक्सुअली एक्टिव, then you should be matured enough to know what is contraception also. Correct. Please अपने bodies के साथ मजाक मत करें. Please don't play with nature. If you don't know anything about contraception, आइए, हम gynecologist हैं, बहुत gynecologist हैं इस पूरे इंडिया में. Come, talk to them, understand. Google है, understand. लेकिन please use proper contraceptions. So yeah, so ये awareness program के साथ ना, मतलब I try to talk about this in very young colleges with young girls. Okay. उसमें मैं ये ज़रूर बताती हूँ लड़कियों को. एंड देन आई ऑल्सो गिव अवेयरनेस टॉक्स इन स्कूल्स. जैसे मैंने कोलम्बिया स्कूल है यहाँ पे, एक्सेवियर्स है, वहाँ पे टॉक्स दिए हैं यंग गर्ल्स को रिगार्डिंग मेंस्ट्रुअल हाइजीन. अभी नेक्स्ट वीक ही हमारे कोलम्बिया में फिर से एक प्लान है. Very nice. एंड देन आई एम ऑल्सो एसोसिएटेड विद द CSR एक्टिविटी ऑफ कल्पतरू फैक्ट्री, Okay. which उसमें is- क्या होता है? सो कल्पतरू इज अ बिग कंपनी फ्रॉम अहमदाबाद. उनकी यहाँ एक फैक्ट्री है इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन वाली. सो उन्होंने एक खोरपा करके गांव है, वहाँ पे एक छोटा सा क्लिनिक बनाया हुआ है. Okay. सो दैट इज वेयर आई. तो वो क्लिनिक में आप बेसिकली करते क्या? सो वहाँ पे गांव के फीमेल्स आते हैं और फ्री चेकअप्स, एंड उनको Okay. फ्री मेडिसिन भी मिलते हैं. वाओ वाओ. Yes. तो मतलब इसमें आप पूरा जो वर्किंग होता है उसमें आप अपनी तरफ से जाके उनको जो भी
इश्यूज होते हैं, जो भी डिजीज से Yeah, गो थ्रू yeah. कर रहे होते हैं, वो आप चेकअप करते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मैम, व्हाट इज दैट वन पीस ऑफ एडवाइस टू ऑल दोस कपल्स जो अपने प्रेगनेंसी या प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, उनको क्या होना चाहिए? टू ऑल द कपल्स आउट देयर, सबसे पहले प्लीज हस्बैंड एंड वाइफ सपोर्ट ईच अदर। दोनों को स्ट्रेस फ्री लाइफ रहना है, दोनों को हेल्दी लाइफ जीना है विद अ गुड न्यूट्रिशियस डाइट, अ गुड एक्सरसाइज, है ना, एंड बी द सपोर्ट सिस्टम ऑफ ईच अदर। एंड आप आइए, अगर इफ द कपल इज लेस देन 30 years, स्पेशली द वाइफ इज लेस देन 30 years, तो 1 year तक आप लोगों को नेचुरली ट्राई करना है। इफ स्टिल यू आर नॉट बीइंग एबल टू कंसीव, देन येस, प्लीज कंसल्ट एन इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। और अगर वाइफ की एज मोर देन 30, try for 6 months naturally. If you are still not being able to conceive, then after 6 months you should consult an infertility specialist. Very nice, very nice. Thank you so much for being here, ma'am. It was very informative. काफी कुछ सुनने को मिला and बहुत सारी चीजें ऐसी पता चली जो मुझे लगता है मैं भी शायद अब अपने फ्रेंड्स को, इन लोगों को हेल्प कर सकता हूँ। Yeah, you should just go and just check out a doctor, because sometimes it's okay if you're going through things. Yes. You should go and just check it out. It's completely okay. And it's okay to come and ask for free advice या consultations. It's okay. Perfect, perfect. Thank you so much. Thank you for having me. Thank you. Thank you for having me. अगर आपको भी कोई क्वेरीज है या आपको भी लग रहा है कि आपको भी कोई क्वेश्चन है टू द डॉक्टर, टू द गायनेकोलॉजिस्ट, प्लीज डू कमेंट। थैंक यू।